Good morning and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger. ये मेरी स्पेशल हैट है। ये जब मैं कुछ स्पेशल जगह इवेंट्स में जाता हूँ तो मैं पहनता हूँ। तो आज भी कुछ ऐसे स्पेशल डे है, मैं नाम नहीं बताऊँगा क्यों है, क्या है मेरा, बड़ा स्पेशल डे है। तो मैंने ये हैट पहनी हुई है, ये शर्ट देख रहे हैं, इसमें भी आपको अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको टाइगर्स नज़र आएंगे। So this was presented to me by my wife for the special day. Anyway, आज कुछ छोटी छोटी स्टोरीज एंड इंफॉर्मेटिव स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा जो आप लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत आसानी से फॉरेस्ट वालों को ब्लेम कर देते हैं कि देखभाल नहीं हुई है, पर कितना मुश्किल होता है फॉरेस्ट वालों को जंगलों के अंदर देखभाल करना और किन हालातों में उनका स्टाफ रहता है जो गश्त मारता है जंगलों के अंदर जानवरों को देखने के लिए। ये भी बहुत चिंता का विषय है। एनीवे, आज मैं एक ट्राइब है पारदीस जो सेंट्रल इंडिया में ऑपरेट करती थी जंगलों के अंदर टू पोच टाइगर्स, लेपर्ड्स और अदर वाइल्ड एनिमल्स। और फिर जैसे मैंने बताया वो जो भी उनका ग्रुप इन्वॉल्व होता था उनको वो सप्लाई किया करते थे। आज जो स्टोरी बता रहा हूँ आप मान के चलिए कि उसका ये काल्पनिक नाम है। जैसे आई हैव नेम्ड हिम राजेश। तो राजेश एक 10 साल का बच्चा था जो पारदी ट्राइब में ही पैदा हुआ था, जहाँ ये ट्राइब ही ऐसी थी सेंट्रल इंडिया में जो पुअर थे, आउटकास्ट थे और फाइनेस्ट टाइगर हंटर्स में से एक ट्राइब थी पारदीस। उन्हीं का एक बच्चा था जिसका मैंने काल्पनिक नाम राजेश दे दिया है। राजेश ने 10 साल की उम्र में अपना पहला टाइगर मारा था। कैन यू इमेजिन, एक 10 साल का बच्चा, पूरा ग्रुप जाता था जब पोच करने के लिए जाता था कि भाई आज टारगेट कर लिया कि इस एरिया के, इस जोन का ये टाइगर है। मैं टाइगर रिजर्व का नाम तो नहीं लूँगा, पर वो जाया करता था साथ में और ही वॉज द मेन मैन जो मारता था। वही लकड़ी लेके उसके साथ वाले जब वो जाल में फंस जाता था टाइगर या लेपर्ड जो भी हो, उसको ये लोग पीटते थे बड़ी बड़ी लाठियों से। और ये जो है एक मोटी लकड़ी, उसको जो है मुंह जैसा चीखता होगा, चिल्लाता होगा, गुस्सा करता होगा, मुंह खोलता होगा। मुंह खोलते ही मोडस ऑपरेंडी वही होती है जैसे मैंने एक लेडी की पहले डाली थी, जो उसका भी एक मोडस ऑपरेंडी था कि बड़ी वाली लाठी उसके मुंह में ला के चोक कर देती थी और धीरे धीरे वो शेर शांत हो जाता था और ये लोग फिर उसको वहीं स्किन करके बाकी चीज़ें जितनी शरीर की चीज़ें सब ले जाते थे, खाली चमड़ी छोड़ते। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं इंडिया में जो उसके मांस तक को नहीं छोड़ते थे, उसको भी खाने का प्रबंध था उनका। पता नहीं किस तरह बनाते होंगे इतने गर्म मांस को, बट वो करते थे। अब ये जो स्टोरी है, ये जब मान के चलिए कि जब 10 साल का था उसने शैला शिकार किया और ये फिर करीब 20-22 साल तक, 2007 तक इसने अकेले 25 से 30 टाइगर्स को मार दिया ग्रुप के साथ में। बट मेन आदमी यही रहता था, लड़का राजेश, और बड़े बेरहमी से मारते थे। मेरे को तो जो अंदरूनी बात पता लगी है कि देखिए टाइगर्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जब इन ग्रुप को अगर उस एरिया में मनोवर यानी घूमते कर देखते लेते थे ना, ये लोग छुप जाते थे या भागते थे पीछे कि बचो, आ गए हमारा शिकार करने वाले। फिर डिपार्टमेंट ने ये देखा कि भाई ये इसी तरह के जो लड़के हैं ये डेंजरस हो सकते हैं, तो उसको फिर अपने कांटेक्ट में लिया, उसको समझाया कि वो कितना बड़ा नुकसान जंगल का कर रहा है और आप हमारे लिए आइए, काम करिए, पोचिंग नहीं करिए। अपने जानने वाले जो अपनी जात वाले आपके ट्राइब वाले हैं उनको समझाइए कि कितना बड़ा नुकसान जंगलों का हो रहा है। तो he is now living under a secret identity
और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को वो हेल्प कर रहा है और अपने ट्राइब वालों को वो बता भी रहा है कि उनको टॉलरेंस रखनी है टाइगर्स के साथ में, क्योंकि कुछ लोग तो समझ गए कि नहीं, ये जो काम हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। बट कुछ लोगों को अगर पता लग जाएगा कि यही है जो हमारा काम पहले करता था, अब छोड़ के उसको दूसरे एरिया से ऑपरेट करवा रहे हैं, तो उसी की जात के लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे। ओ तुम हो खबरी सरकार के, तो उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। बहरहाल राजेश ने अभी कई फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ मिलके 20 से 30 पोचर्स जो पारदी ट्राइब के थे उनको अरेस्ट करवाया है। वो कभी भी फोर फ्रंट में नहीं रहता था, यार आगे वो दिखता नहीं था, बट उसको सब चीज़ मालूम होता था इनके मूवमेंट के बारे में कि कहाँ ये खाना पदोश टाइप के लोग होते हैं, मूव करते रहते हैं। कभी जंगलों के अंदर रहे, फिर बाहर चले गए, फिर चले आए। जहाँ देखते थे कि हमारा चांस है, कोई जानवर नया दिख गया, अब इसको टारगेट करना है, तो फिर अंदर आ जाते थे, फिर उसके मूवमेंट को देखते थे और फिर वो अपना प्लान बनाते थे। तो उस तरह के 20 से 30 लोगों को इसने अरेस्ट कराया। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल जंगलों में काम करते हैं, उनका कितना बड़ा काम होता है उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। वो भी जंगल्स के अंदर जहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं, लोग हैं जो उनको मारने के लिए हैं, उनको भी रोकना है। तरीका क्या होना है, कैसे रोकना है, जो क्लैन है ऐसे पोचर्स का, उनको फिनिश कैसे करना है, बहुत से प्लान है। कितने जंगलों में क्या कितना नुकसान कर गया, मैं पहले बहुत वीडियोस में बोल चुका, बार बार बोलने से फ़ायदा नहीं। तो ये बड़ा सक्सेसफुल एक प्लान रहा गवर्नमेंट का, इसने वर्क किया। कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो सिर्फ कोचिंग के ऊपर डिपेंड करते थे, क्लैन की क्लैन है, यानी सालों से करते आए थे, अब वो भी आके मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, उनको कामकाज गवर्नमेंट ने दे दिया है। बहुत से लोग तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही लग गए हैं, और क्योंकि वो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होते हैं जंगल के, तो दे आर हेल्पिंग द फॉरेस्टर्स टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द एनिमल, चाहे वो शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे जहाँ हाथी है हाथी हो, या और कोई बेर हो। जिस जंगल में राइनोज हो, राइनोज को ट्रैक करते हैं, ये बड़े जानवर। तो इस तरह की जो ट्राइब्स है ना, ये खाली एक ही जगह का मैंने बताया, ये यहाँ से लेके साउथ इंडिया के जंगल तक, और जो काजीरंगा है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ तो राइनो हॉर्न के चक्कर में कई बार बुरे बिकते बड़े जानवर को मार देते थे, वो काट के ले जाते थे उसका, क्योंकि उसकी बहुत कीमत है, मेडिसिनल वैल्यू है। तो खैर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसने बहुत बड़ी रोक लगाई है। तो ये आज की एक छोटी स्टोरी थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक टाइम था 60s, 70s और 80s के बीच में, जो अपने कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ आज लाखों पर्यटक जाते हैं सफारीज के लिए, आज इतना डेवलप हो गया है। एक टाइम था यहाँ पर जब डकैत रूल करते थे, डाकू। 20s के टाइम पे, जब जिम कॉर्बेट का टाइम था, उस समय तो बहुत ही फेमस डाकू हुआ था, डाकू सुल्ताना, जिसका नाम शायद पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, दारा सिंह उसके हीरो थे, तो मूवी बनी थी। बट सुल्ताना एक बहुत ही अच्छा इंसान था, लूटता उनको था जिनसे उनको मालूम था कि लूट मिलेगा, और बांटता गरीबों में था। तो एक तरीके से वो रॉबिन हुड फिगर था, मसीहा था। और जंगल, कॉर्बेट के जंगल क्योंकि बहुत घने थे उस समय, तो लोग ज़्यादा जाते भी नहीं थे, उसको उसने अपना बसेरा बना लिया था अपनी सेफ्टी के लिए। और काफ़ी फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स को मालूम रहता था उसके मूवमेंट के बारे में, बट उससे काफ़ी लोग डरते थे, क्योंकि वो लैस रहता था बंदूकों से, राइफल से। और जितना फॉरेस्ट ऑफिशियल नहीं जानते थे उस टाइम पे जंगलों का, उससे ज़्यादा वो पैदल चल चल के पगडंडिया जानता था। शिकार की कमी होती नहीं थी कि शिकार करना है तो कोई हिरन मार दिया, और पूरा जो ग्रुप था 40 लोगों का, 30 लोगों का, सब
बना बनू के वहीं खा लेते थे। छोटे छोटे से टेंट्स होते थे, वो लगाते थे, उसी में वो अपना बसेरा बनाते थे। उसी में एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि जो ये है करीब 70s और 80s वाली, वो टाइम सुल्ताना तो बाद में फिर अरेस्ट हो गया था, तो वो काफ़ी पुलिस वाले पीछे पड़ गए थे उसके, तो वो अरेस्ट हो गया। तो जिसका मैं नाम बता रहा हूँ उसका नाम बशीरा, जो कॉर्बेट के पुराने लोग हैं जो सेरा में रहे होंगे उसका नाम जानते होंगे। वो भी डाकू था और उसका भी जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था दैट वाज कॉर्बेट एंड सराउंडिंग, रामनगर से लेके आगे बिजनौर तक। तो एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि एक माहौत जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट था, जो हाथी लेके जाते थे, तो माहौत और उसका चाराकट होता है जो चारा काटने वाला, वो हाथी पे जंगलों के अंदर गए थे। शायद ये ढिकाला के आसपास का ये एरिया था, वहाँ उनकी ड्यूटी थी। और वहाँ पर वो लोग वो जो पत्ते खाते हैं वो पत्ते कलेक्ट करते थे, फिर हाथी पे रख के ले आते थे, फिर उसी से हाथियों को फीड करते थे। तो एक दिन ये पल्ले पड़ गए बशीरे में, तो बशीरे ने बोला कि मेरे को हाथी की ज़रूरत है। तो इन्होंने बोला भाई ये सरकारी हाथी है, हम आपको तो दे नहीं सकते। बट वो रहा नामी डकैत, डर तो सबको था। तो उसने बोला ठीक है, देखते हैं ये हाथी कौन लेके जाता है। और हाथी वहीं खड़ा कर लिया और उसको चेन कर दिया एक बड़ी खूंटी में। उसके दोनों जो माहौत था और चाराकट था, दोनों को बोला कि अब बैठो यहीं। और उनकी जो कुल्हाड़ी उलाड़ी लेके जाते थे काटने के लिए, बोले अब तुम बैठो। अपने लोगों को बोला कि इनके पीछे रखवाली करो, अभी हम लोग शिकार करके आ रहे हैं, खाने का इंतज़ाम करके आ रहे हैं। गए अंदर, जो भी मारा होगा, सांभर मारा होगा, चित्तल मारा होगा, तो इन लोग का चाहे वो तीर धनुष से मारते, आवाज़ ज़्यादा नहीं करते थे कि आवाज़ फॉरेस्ट में हो जाएगी, या ट्रैप करके एक दो को फंसा के भाले से मार देते थे। कुछ को तो कुल्हाड़ी से मार दिया, जो कुल्हाड़ी ले गए तो उस दिन कुल्हाड़ी से ही मारा था इन्होंने। तो एक बड़ा स्टैग यानी जो नर चित्तल था वो मार दिया। और इन दोनों से बोला कि अब तुम इसकी जो है पूरी चमड़ी वमड़ी निकालो, चमड़ी तो हम ले जाएंगे और भेज देंगे, और जिसका मांस है, जो काम का मांस है, सब निकालो, उसके टुकड़े करो। तो उन्होंने उसका पूरा स्किन किया उस चित्तल को, उसके मांस चॉप किए, फिर खाना बना। चावल वो लेके आते थे, रोटी की अभी उनके पास अपना इंतज़ाम होता था, और वहीं पर चूल्हा जलाते थे और खुद भी खाया, इन लोग को भी खिलाया। और जब काम उनका हो गया तब उन्होंने बोला कि अब हो गया, और खबरदार अगर हमारे बारे में किसी से बोला दूसरे दिन ही उड़ जाओगे। और कौन बोलेगा, इतना मशहूर डाकू था उस एरिया का बशीरा। तो वो भी, उसकी भी फिगर रॉबिन हुड टाइप ही की थी, वो लूटता तो जरूर था। अरे बहुत बार उसने जो है इवन फॉरेस्ट वाले ऑफिशियल्स को धमकी दी पैसे की, और इसीलिए फॉरेस्ट वाले उसके पीछे बाद में पड़ गए। बट वो बड़ा डेयरिंग था, ये सबसे डरता नहीं। देखो एक बात बताएं, जिसको चोरी चमारी डकैती की आदत पड़ जाएगी ना, वो जल्दी डरता नहीं है। जो कमज़ोर होगा वही डकैत बन ही नहीं सकता है। डकैत वही बनता है जिसके अंदर ज़बरदस्त दिल होता है कुछ करने का, भाई हम कर लेंगे, देखते हैं कौन हमारा क्या बिगाड़ता है। तो जिस हथनी को लेके ये माहौल जाया करता था, एक दिन अपने काम पे ये निकला। खैर वो बात तो ख़त्म हो गई, ये लोग लौट के आ गए, हमारे डर के किसी को बताया भी नहीं। ये बहुत दिनों बाद उसने ये रिवील किया कि हमारे साथ ये हादसा हुआ था। तो ये हथनी को लेके एक बार आया, जहाँ ये बांधता था बांध दिया, और फिर उनका जैसा डेली रूटीन होता था कि उसके ऊपर बैठ के जो ऑर्डर्स होते थे ऑफिसर्स के, फिर ये लोग जाया करते थे। ये और चाराकट का मतलब वही, जो चारा काटने वाला था वही अपना कुल्हाड़ी लेके जाता था, और जो पत्ते हाथी खाते हैं वो लेके आते थे। तो ये लोग तैयार हुए सुबह उस पर हथनी पे बैठने के लिए। तो वो जो डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हौदा, उसको ये लोग हौदा बोलते हैं, जो ऊपर डालते हैं बैठने के लिए। हौदा डाला, और
जैसे ही वो महात ऊपर चढ़ा ना, तो उसने फील किया कि हथनी कप रही है बहुत बुरी तरह। तो ये समझ गया कि गड़बड़ है, कि हथनी कपने का मतलब कि कुछ हुआ है इसको, या तो ये अंदर से बीमार है। और बट हथनी ने एक दिन पहले तक ये पता ही नहीं लगने दिया कि उसको कुछ है। शी वॉज वेरी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, और एकदम से ट्रेम्बल करना, बहुत इतना बड़ा जानवर जब उसको कपकपी आती तो ये डर गया। यहाँ से उसके ऊपर जब पीठ पे चढ़ गया था तो ये नीचे कूदा। जैसे ये कूदा तो वो धम से नीचे आई, दम से आई और बहुत बुरी तरह ट्रम्बल करने लगी, और फिर उसकी सांसें उखड़ गई। तो ये लोग सब ताज्जुब करने लगे। बट जो महात था वो समझ गया कि हो ना हो कुछ गड़बड़ हुआ है इसके साथ, या किसी ने उसको कुछ गलत खिला दिया है, या कुछ ना कुछ हुआ है। तो महात का दिमाग चला गया, ऐसा तो नहीं सांप ने काट लिया। फिर उसकी सर्च चालू हुई, देखे कहाँ दाग है, तो उसको पैर पे किसी जहरीले सांप ने काट लिया था, और उसके जहर ने इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो चोक कर दिया था। और अनकंफर्टेबल वो मेरे ख्याल ये रात में ही हो गया था। सुबह तक इतना बड़ा जानवर होता है, इतनी ताकत होती, तब तक वो बर्दाश्त करती रही। और सुबह जब ये ड्यूटी पे चलने की तैयारी में हुआ, तब तक मेरे ख्याल से वो बर्दाश्त खत्म हो गया होगा, वो बिल्कुल शरीर गिव अप करने वाला होगा। तो वो ट्रेम्बलिंग, कांपना चालू हुई, वो गिर गई। और मेरे ख्याल से जो सस्पेक्ट वो लोग कर रहे थे कि उसको जो है आपका रसल वाइपर ने काट लिया था। कितना जहरीला सांप होता, सोचिए, वाइपर। तो वो रसल वाइपर के काटने से उस हथनी की डेथ हो गई। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो हथनी सालों सालों, काफ़ी बड़ी भी थी, मेरे ख्याल 50-55 साल की हो गई, बहुत सालों से सर्व कर रही है। और ये अगर ये कूदा ना होता तो हाथी इसी के ऊपर गिर गया होता, पर ये समझ गया था, थोड़ा दूर कूदा पीछे की तरफ, और ये साइड पे गिर गई। अगर इस तरफ कूदता और यहाँ आ जाता और ये फिस जाता, अगर वो गिरती तो ये तो हो गया था चटनी। तो ये फैक्ट्स हैं जो लोग आज की जनरेशन में कॉर्बेट में रह रहे हैं, ये स्टोरीज नहीं जानते मेरे। बट जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, अगर उनके पोते या बेटे आज कॉर्बेट में किसी भी तरह की गाइड की, ड्राइवर की, या फॉरेस्ट में चारा कट की, या महाप की आज भी ड्यूटी करते हैं, उनको ये स्टोरीज मालूम हो। इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं। फिर मैं एक बहुत फेमस महाप हुआ था, मैं उसके बारे में बताऊंगा, वो कहानी बाद में। बिकॉज वो इतना बढ़िया महाप था कि उसके ऊपर एक लेखक थे, उन्होंने किताब लिखी है। हर आदमी, मैं अगर किताब लिखूंगा तो अपनी स्टोरीज के ऊपर लिखूंगा, और मैं किताब ही लिख रहा था एक्चुअली। अगर कोविड-19 ना आता, मैं घर पे नहीं होता, तो मेरे को ये आइडिया मिलती नहीं कि मैंने सोचा था जो वाइल्ड लाइफ की मेरी किताब है, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा उसी दौरान, और फिर पब्लिश करूंगा। फिर किसी ने आइडिया दिया कि आजकल पब्लिशिंग का टाइम ख़त्म हो गया, अपने वीडियोस बनाओ, अपना चैनल बनाओ यूट्यूब में, और अपने वीडियोस को शेयर करो। तुम्हारी रियल लाइफ वीडियोस की स्टोरीज़ हैं, ये लोग बहुत लाइक करेंगे। मेरे को आइडिया पसंद आया, और ऐसे ही मैं क्रिकेट के ऊपर, कोचिंग के ऊपर भी लिख रहा था। फिर मैंने उसका भी चैनल चालू किया था, उसमें तो मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स हैं। मेरी जो क्रिकेट एकेडमी है, अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी की, वो आप वो लगाओगे, वो सर्च करोगे, तो मेरे ख्याल 250 से ऊपर वीडियोस हैं जो कोचिंग के ऊपर है, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। वैसे ही फिर ये स्टार्ट किया। ये बहुत अच्छा आइडिया लगा मेरे को कि स्टोरीज़ मैं नरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, जो चाहे वो क्रिकेट की कोचिंग हो। तो मेरी आदत है बोलने की, समझाने की, तो वही मैं यहाँ भी करता हूँ। अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो रहे हैं, आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। कल आपको दो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताऊँगा जंगलों की। कि पहले ज़माने में जब VVIPs आया करते थे ना, उनकी खातिरदारी के लिए, चाहे वो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हो, चाहे वो रेंज फॉरेस्ट रेंजर हो, खातिरदारी में खासकर जो है शिकारबंदी के पहले क्या होता था, उसकी 1-2 किस्से आपको मैं अपने कल या परसों के एपिसोड में, वीडियो में, ब्लॉग में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है ये 2 छोटे छोटे किस्से बताए थे कि एक 10 साल का लड़का कितना घातक था और फिर बाद में जाके उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको सेवियर के रूप में रख लिया और उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मदद किया। और दूसरा कि डकैतों का भी प्रकोप था कॉर्बेट के अंदर एक टाइम, और कॉर्बेट से लेके इर्द गिर्द पूरे एरिया में। कुछ ऐसे एरिया थे एक टाइम पे, मैं ये भी जानता हूँ कि जो डैम बना है आपका कालागढ़ का, वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया, जहाँ वहाँ भी डकैतों का बहुत बड़ा प्रकोप था, बहुत बड़ा अड्डा वहाँ रहता था। फॉरेस्ट वाले जानते थे बट उनका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उससे पहले कि सर्च पार्टी वहाँ पहुँचती थी ये लोग कहीं के कहीं निकल जाते थे। इनकी मदद के लिए गांव वाले भी इनकी मदद कर देते थे। ठीक है, ये हमेशा ही रहा है डकैतों के साथ में कि जो इर्द गिर्द के गांव थे जिनको ये मदद करते थे वो इनकी भी मदद जंगलों में करते थे। हालांकि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी उस समय, बट वो किसी न किसी तरह न्यूज़ जो है कम्युनिकेट हो जाती है। मोबाइल फ़ोन तो नहीं था, बट इनको मालूम था कि हमारा जो है रनर हम भेजेंगे, वो बता देगा कि भाई हमें यहाँ जाना, अभी हमारा मूवमेंट यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ मूव करना है, और यहाँ खतरा लग रहा है, उस एरिया में हम नहीं जाएंगे। बट जो भी इस तरह की हरकतें होती है, डकैती है, चोरी है, उसका अंत खराब ही होता है। एक दिन या तो आप पकड़े जाते हो या आप मारे जाते हो, जो फैक्ट है। तो आज की ये 2 स्टोरीज थी, मैंने ये डाल दी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, और हमारी स्टोरीज अगर पसंद आ रही है उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के बीच में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब हेल्दी होंगे एंड तगड़े से होंगे। थैंक यू।